दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द डिवाइड मूवी को। न्यूयॉर्क शहर के एक बिल्डिंग में हम ईवा नाम की एक औरत की आंखों में तबाही का यह दृश्य देख पाते हैं। सब कुछ नष्ट हो रहा था। इस इमारत में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी घबराया हुआ सैम ईवा का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा, मगर इतनी भीड़ थी कि ये लोग बाहर नहीं निकल पाते, तो यह कोई दूसरा रास्ता तलाश करने लगे। ये दोनों और इनके साथ कुछ और लोगों को बेसमेंट का दरवाजा मिल गया। वहाँ पहले से ही एक शख्स मौजूद था जो इन्हें अंदर आने से रोक रहा था, मगर वह रोक नहीं पाता और 8 लोग उस बेसमेंट में घुस जाते हैं। अंदर आते ही मिकी नाम का यह शख्स जो कि यहाँ रहता था, वो दरवाजे को बंद कर देता है। धमाकों की तेज आवाजें और जमीन के हिलने से ये सभी दहशत में थे। कुछ समय तक सब शांत हो जाता है, मगर फिर सब हिलने लगा क्योंकि वो इमारत ही गिर गई जो इनके ऊपर थी, यानी जिसमें ये रहते थे। सब शांत होने के बाद मिकी जल्दी से दरवाजे पर डक्ट टेप लगा देता है ताकि रेडियो एक्टिव डस्ट अंदर न आ सके। मगर यह एक बेसमेंट था, ना कि कोई बंकर। ईवा और उसके बॉयफ्रेंड सैम और इस बेसमेंट में पहले से रहने वाले मिकी से तो हम मिल चुके हैं। मिकी इस बिल्डिंग में सफाई का काम करता था, मगर किसी तरह वो इस न्यूक्लियर हमले के बारे में जान गया था। इनके अलावा थे जोश, उसका भाई एड्रियन और जोश का दोस्त बॉबी। बॉबी थोड़ा सा सिरफिरा और सनकी किस्म का था। जोश और एड्रियन के बीच ज्यादा प्यार नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि वो उसका सौतेला भाई था। हाँ, जोश और बॉबी की दोस्ती अच्छी थी। आखिर में डेलवीन नाम का एक व्यक्ति, वो भी इसी बिल्डिंग में रहता था। मरिलिन नाम की एक महिला और उसकी छोटी बेटी वेंदी, बस यही लोग थे जो किसी तरह उस हमले में बच गए और यहाँ पहुँच गए। छोटी वेंदी बहुत डरी हुई थी, अपनी माँ से कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना है। तो मिकी उसके पास आकर कहता है कि बच्ची, अगर तुम बाहर गई तो तुम्हारा शरीर पिघल जाएगा। मरिलिन उस पर गुस्सा कर कहती है, इसे डराना बंद करो, ये एक छोटी बच्ची है। मगर सच यही था। ये लोग यहाँ सुरक्षित थे फिलहाल, और यह सभी लोग इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। मिकी सबको ये जगह दिखाता है। उसके पास एक जनरेटर भी था जिससे इन्हें बिजली मिल रही थी। ज्यादा पानी नहीं था, इसलिए ये लोग बिना पानी वाला शौचालय ही यूज करने वाले थे। मिकी के पास थोड़ा बहुत खाना था। वो सभी को यह नियम बताता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। वेंदी को भूख लगी थी, इसलिए मिकी सबको खाना देता है। वहाँ एक रेडियो भी था, तो डेलवीन उसे संपर्क करने की कोशिश में लग गया कि शायद कोई उन्हें बचाने आए। तो काफी समय बीतने के बाद एड्रियन मिकी से पूछता है कि हम कब बाहर निकलेंगे। मिकी जवाब देता है कि जब मैं कहूँ। मिकी ने अपने काबू में रखना चाहता था। इस बात को सुनकर जोश को गुस्सा आ गया। वो एड्रियन और बॉबी को लिए यहाँ से बाहर जाने वाला था, मगर जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए गए, गुस्से से बरामी की एक कुल्हाड़ी लिए उसे मारने गया, जिस वजह से जोश और बॉबी को पीछे हटना पड़ा। मिकी उन्हें न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद इंसानी शरीर पर हुए उन साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने लगा जो कि हिरोशिमा और चेरनोबिल जैसी जगहों पर हो चुके थे। मिकी जो कहना चाहता था, अब वो इस बात को समझ गए। ये लोग अब यहाँ बुरी तरह फंस चुके थे। मिकी अपने कमरे में किसी को आने नहीं देता था और ईवा को उस पर शक होने लगा कि वह कुछ तो छुपा रहा है। समय गुजरता गया। छोटी वेंदी यहाँ पर तंग आ चुकी थी और बार बार अपने घर जाने की बात कर रही थी। अब तो वह अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती, मगर ईवा उसे हिम्मत देती कि उसे सब्र से काम लेना होगा। फिर एक दिन जोश कैन फूड की इंसल्ट करता है कि हर रोज हमें यह सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता है, जिस पर मिकी भड़क जाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, तुम्हारी जान बचाई, खाना दे रहा हूँ और तुम्हें इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं। इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सैम भड़क जाता है कि बाहर मेरा परिवार, मेरे सभी जानने वाले मर गए और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे गुलाम बने रहें, तुम जो कहो हम वही करें। मिकी उसे एक थप्पड़ मार के शांत कर देता है। ये सभी बहुत तनाव में थे। इसके कुछ घंटे बाद ही इन्हें बाहर शोर सुनाई दिया। कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। इन्हें यही लगा कि कोई इन्हें बचाने आ रहा है, मगर मिकी को शक था, इसलिए वह धीरे धीरे पीछे हट जाता है। बाकी सब वहीं खड़े थे। इतने में अजीब से सूट पहने हुए लोग अंदर दाखिल हुए। उनके पास हथियार भी थे। जल्दी ही सभी को यह समझ आने लगा कि ये इन्हें बचाने नहीं आए, क्योंकि वे मरिलिन की बेटी वेंदी को छीन कर ले जाते हैं, वह भी एक बक्से में बंद करके। और जब ये लोग विरोध करते हैं तो सूट पहने लोग इन पर हथियार तान देते हैं। यह जगह छुपने के लिए अच्छी थी, इसलिए मौका मिलते ही बॉबी उन सैनिकों का ध्यान भटकाता है और सभी को भागने के लिए कहता है। सभी लोग कहीं ना कहीं छुप गए।
ऊपर से आए ये सैनिक इन्हें बचाने नहीं आए थे बल्कि खत्म करने आए थे। उनमें से एक इनका पानी ले गया और बाकी हथियार लिए इन्हें ढूंढने लगे ताकि इन्हें मार सकें। सबसे पहले ईवा को ढूंढ लिया जाता है और जैसे ही वह सैनिक गोली चलाने वाला था, पीछे से डेल्विन आकर उसे मार देता है। दूसरा सैनिक जैसे ही मिकी के कमरे में दाखिल हुआ तो मिकी उससे लड़ता है और चाकू से उसकी भी हत्या कर देता है। तीसरा सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा था उस जगह पर जहां बॉबी, सैम, एड्रियन और जॉश छुपे थे, मगर ठीक समय पर मिकी गन लिए वहां पहुंच गया और उसे भी मार दिया। इस फायरिंग के दौरान एड्रियन के कंधे पर गोली लगी थी, बाकी सब ठीक थे। मिकी जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है क्योंकि अब यह बात साफ हो गई कि अगर यह बाहर भी गए तो मारे जाएंगे। इनके पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय यहाँ रहने के। एड्रियन की मरहम पट्टी की जाती है। इस हादसे के बाद सभी बहुत डरे हुए थे, यहाँ तक कि सैम ने कुछ समय के लिए अपना आपा भी खो दिया था। कुछ देर बाद ये उन मरे हुए सैनिकों के सूट उतार देते हैं। उनके चेहरे साफ साफ नहीं दिखाए जाते, ना ही यह जानकारी मिलती है कि यह किस देश की सेना थी। मगर एक अजीब बात यह थी कि उन लोगों के शरीर पर बाल नहीं थे। सूट यकीनन रेडिएशन से बचने वाला सूट था। मिकी को लगता था कि ये अरब्स का काम है। उन्होंने ये जंग छेड़ी और डेल्विन को नॉर्थ कोरिया पर शक था। अपनी बेटी के लिए मैरिलिन पागल हो रही थी। वह दरवाजे की तरफ भागती है ताकि अपनी बच्ची को वापस ला सके, मगर सभी उसे रोकते हैं। वह बेकाबू हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसे कमरे में बंद करना पड़ा। इस जगह में कैद रहने से अब इन लोगों के बर्ताव में बदलाव आ रहा था। जिन सैनिकों को इन्होंने मारा, सिर्फ एक ही सूट सही सलामत बचा था। डेल्विन, जॉश, बॉबी और यहाँ तक कि ईवा भी बाहर जाने का कह रहे थे ताकि वे मदद ला सके अगर है तो। पहले तो मिकी इसके लिए तैयार नहीं था। उसके हिसाब से यह बहुत खतरनाक है। इस बात पर राजी होने के बाद वो सिर्फ जोश को बाहर जाने देता है क्योंकि जोश का भाई यहाँ है तो वो उसके लिए जरूर वापस आएगा, और उसके अलावा अगर कोई गया तो शायद ही वो वापस आए। तो जोश को वो रेडिएशन सूट पहनाया जाता है। बाहर जाने से पहले मैरिलिन उसे कहती है कि वादा करो तुम मेरी बच्ची को वापस लाओगे। जोश कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। दरवाजा खोलते ही जब जोश बाहर आया तो वह देखता है कि इस जगह को सील किया गया है, जैसे अस्थायी तौर पर टनल्स बनाए गए हैं। मतलब बाहर जो भी है उन्हें पता है कि बेसमेंट में सर्वाइवर्स हैं, मगर फिर भी वो इनकी मदद नहीं कर रहे। डरते डरते जोश आगे बढ़ रहा था। उसे अपने जैसे सूट पहने कुछ लोग नजर आए। आसपास खून था, इंसानी कटे अंग थे। असल में वो लोग कुछ लैब टेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर वेंदी के बाल भी थे। आगे बढ़ने पर जोश को एक ट्यूब में कुछ बच्चे नजर आए जो जिंदा लग रहे थे, मगर जरूर उन पर प्रयोग भी हो रहे थे। सब बहुत ही डरावना था। उन ट्यूब में वेंदी भी थी। वहाँ खड़े एक सैनिक को जोश पर शक होने लगा। जैसे ही वो उसकी आईडी चेक करता है, वह समझ गया कि यह एक बहरूपिया है। इसलिए जोश अपनी जान बचाकर भागने लगा। भागते समय वह गोलियां भी चलाता है, जिससे वो सैनिक मारे गए। दरवाजे पर पहुंचकर वो अपने साथियों को आवाजें लगाने लगा। मिकी और बॉबी तुरंत दरवाजा खोलते हैं। जोश बहुत डरा हुआ था और ज्यादा कुछ बता नहीं पाता, बस इतना कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। मैरिलिन भी समझ गई कि अब उसकी बेटी नहीं रही। कुछ देर बाद बाहर से उस दरवाजे को वेल्ड किया जाता है और ये लोग यहाँ हमेशा के लिए कैद हो गए। पता नहीं उन्होंने इन्हें मारा क्यों नहीं। एक जहरीली गैस छोड़कर भी तो वो इनसे छुटकारा पा सकते थे। अब बाहर जाने का बोझ इनके सर से उतर गया। अब इन्हें यहाँ रहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डेल्विन उस सूट को संभाल के रख देता है और सभी अपना समय यहाँ बिताने लगे। अभी तक तो हालात मिकी के काबू में थे। सबसे पहले जोश को पता चलता है कि शायद बाहर जाने की वजह से उसके शरीर पर असर हो गया, जैसे अब उसके मुंह से खून आने लगा था। 2-3 दिन गुजरने के बाद पूरे तहखाने में बदबू फैल गई थी उन लाशों की वजह से जिन लोगों को इन्होंने अपने बचाव में मारा था। अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जो औजार इनके पास थे उससे फर्श को तोड़ना नामुमकिन था और दरवाजा तो पहले से ही वेल्ड किया गया था। मिकी सलाह देता है कि हमें इनके टुकड़े करके टॉयलेट में फेंकना होगा, वरना यह बदबू ही हमें मार देगी। सिर्फ बॉबी ही तैयार हो जाता है इस काम के लिए। कुल्हाड़ी लिए वो ऐसा ही करता है और बाद में बैग में भर भर के वो उन टुकड़ों को टॉयलेट में फेंक देते हैं। उसी रात मैरिलिन बॉबी के पास जाकर उसे खुशी से अपना शरीर सौंप देती है, क्योंकि खोने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा था।
एक रात जब डेल्विन बाथरूम जाने वाला था तब उसे मिकी पर शक होने लगा कि वो अपने कमरे में कुछ तो छुपा रहा है। मरिलिन अब ज्यादातर समय बॉबी के साथ होती थी। दोनों पर ही हवस हावी हो चुकी थी और बाद में जोश भी इनके साथ शामिल हो जाता है। बल्कि बॉबी और जोश की नजर फिर इवा पर भी थी, मगर इवा किसी तरह इनसे खुद को बचा रही थी। फिर इनका राशन खत्म हो गया। डेल्विन मिकी पर गुस्सा था क्योंकि उसे शक था कि मिकी ने खाना कहीं छुपाया है। वो इनके साथ बांटना नहीं चाहता। इस बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अब इन लोगों के बाल भी झड़ने लगे थे। कारण रेडियो एक्टिव डस्ट ही हो सकती है। खैर, रात को डेल्विन अपनी टेजर गन लिए चुपके से मिकी के रूम में जाता है और उसे इवा ने जाते देखा, इसलिए वो भी पीछा करती है। जैसे ही डेल्विन अंदर आया, अमेरिकन फ्लैग के पीछे एक दरवाजा था। मिकी उससे बाहर निकला। डेल्विन का शक यकीन में बदल गया कि मिकी यहाँ राशन छुपाता है। डेल्विन उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देता है। अंदर बहुत सारा खाना और पानी मौजूद था। अब इससे पहले कि डेल्विन बाकी सबको इस बारे में बताता, मिकी उससे लड़ता है। वहाँ गन भी पड़ी थी तो गलती से गोली चलती है, जिससे डेल्विन की मौत हो गई। ईवा जल्दी से बाकी सबको बुलाती है। मिकी झूठ मूठ की कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे पकड़ लिया जाता है। जोश और बॉबी उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। इनके आने से पहले ही मिकी ने वो दरवाजा फिर से लॉक कर दिया था जिस पर कॉम्बिनेशन था। जोश और मिकी उसे बहुत टॉर्चर करते हैं ताकि वो कॉम्बिनेशन बताएं। वो इनकार करता है, इन्हें गालियां देता है, उकसाता है। जोश गुस्से में आकर उसकी एक उंगली काट देता है। बाकी सब ये पागलपन नहीं देख सकते थे। वो इन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर जोश सब पर गुस्सा करता है। बल्कि लग रहा था जैसे जोश और बॉबी को इसमें मजा आ रहा है। मजबूरन मिकी को कॉम्बिनेशन बताना पड़ा, मगर कुर्सी से बांधकर एक कमरे में मिकी को रखा जाता है। खाना और पानी देखकर सभी को थोड़ी राहत मिली कि चलो अब वो भूख और प्यास से तो नहीं मरेंगे। मगर असलियत ये थी कि धीरे धीरे जोश और बॉबी हैवान बन रहे थे। समय गुजरता है। इस बंद जगह में कैद रहकर सभी का दिमाग खराब हो रहा था। बॉबी अब मरिलिन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए वो उसे अपने साथ रखता था और किसी जानवर की तरह उससे बर्ताव किया जाता। ईवा मदद करने की बात करती है तो मरिलिन उस पर भी भड़क जाती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। पर सच तो यह था कि अपनी बेटी को खोने की वजह से उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं। बाकी सब भी यह जानते थे कि वो यहीं पर मर जाएंगे। उनके लिए कोई उम्मीद नहीं। सभी के शरीर पर अब रेडिएशन के बाद के लक्षण साफ नजर आ रहे थे। मरिलिन के साथ ये हैवानियत देखकर ईवा को बहुत दुख होता है। दरवाजे के पास जाकर वो बहुत रोती है। बाहर जाने की कोशिश भी करती है, मगर बाहर जाना अब मुमकिन नहीं था। सैम आकर उसे हौसला देने की और उसके करीब आने की कोशिश भी करता है, मगर ईवा उसे हटाती है। असल में ईवा अब जोश के भाई एड्रियन को पसंद करने लगी थी। मरिलिन जोश और बॉबी के कब्जे में होती। राशन भी अब उन दोनों के कब्जे में था। 2 दिनों से मिकी भी उस कमरे में बांधा था, जिसे बाद में तो बाहर लाया गया, मगर कुर्सी से नहीं खोला जाता। अब जोश की गंदी नजर ईवा पर पड़ती। वो उसे अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए हो तो तुम्हें भी मरिलिन के साथ हमें समय देना होगा। मगर वह उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और जितना भी राशन उन्हें मिल रहा था उसे लेकर वापस आती है। मिकी के लिए उन्होंने कोई पानी नहीं दिया था, मगर ईवा उसे अपने हिस्से का पानी देती है। मिकी ईवा के कान में कहता है कि स्टोरेज रूम में एक बंदूक रखी गई है, मगर ईवा को उस पर विश्वास नहीं था क्योंकि मिकी झूठा था। ईवा ये बात सैम से भी डिस्कस करती है, मगर वो ईवा को मना करता है कि जोश और बॉबी को भड़काना ठीक नहीं। जो खाना वो हमें दे रहे हैं कहीं वो भी बंद ना कर दें। एड्रियन अपने भाई के कामों में नहीं देता था। वो जख्मी भी था शायद इसलिए। अगले दिन सैम जोश और बॉबी के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। ईवा उसे लेने जाती है तो जोश उसे भी खेलने के लिए मजबूर करता है। जोश उससे पूछता है कि क्या वो सैम से प्यार करती है या एड्रियन से। ईवा जवाब देती है कि सैम से। मगर जोश और बॉबी सैम को भड़का देते हैं कि वो एक मर्द नहीं है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को पसंद करने लगी है। कुल्हाड़ी हाथ में थाम कर वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मर्द हो तो साबित करो, डेल्विन की लाश के टुकड़े कर दो। गुस्से में आकर सैम ऐसा करने जा रहा था। ईवा उसे रोकती है, मगर सैम में हिम्मत नहीं थी, तो सैम को मारने की धमकी देकर यही काम दोनों ईवा से करवा देते हैं। यह काम अपने हाथों से करने के बाद ईवा के दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ। बाल गिरने की वजह से जोश अपने भी बाल काट देता है और बॉबी के भी।
जिसके बाद बॉबी में कुछ और बदलाव आए, जैसे वो औरतों की तरह मेकअप करने लगा, उनकी तरह कपड़े पहनने लगा। यहाँ तक इस कहानी में जोश और बॉबी पूरी तरह से हैवान बन चुके थे। मिकी ईवा से कहता है कि तुम मुझे कुर्सी से खोल दो, यहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी है। टॉयलेट के रास्ते बस गंदगी को पार करने के बाद बाहर निकला जा सकता है। जब ईवा को पता चला कि बॉबी और जोश ने मरिलिन को मार दिया है, तो उसे अपना भी अंत ऐसे ही नजर आने लगा। इसलिए वो सैम के पास जाकर कहती है कि तुम्हें स्टोर रूम से वो गन लेनी होगी, मैं जोश का ध्यान भटकाऊंगी। सैम गार्ड के यूनिफॉर्म में वह गन निकाल लेता है, मगर इससे पहले बॉबी ने उसकी काफी बेइज्जती की। गन मिलने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बॉबी या जोश को शूट कर सके। ईवा अब एड्रियन को भी ले आई थी, जो सैम से कह रही थी कि गन सैम को दो, मगर गुस्से में आकर जोश सैम को ही मार देता है, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि ईवा ने उसे छोड़ दिया सैम के लिए। मौका पाकर जोश और बॉबी उसे मारने पीटने लगे। गन हाथ में लिए बॉबी उसे मारने वाला था, मगर ईवा लोहे के एक टुकड़े से बॉबी का गला काट देती है और गन लिए मिकी के पास भाग जाती है। तुरंत ही उसे कुर्सी से खोल देती है। गुस्से में जोश उनकी तरफ भाग रहा था, इसलिए मिकी उसे शूट कर देता है। जोश अचानक से नहीं गिरता, बल्कि एक लैंटर्न लिए खुद को और इस जगह को आग लगा देता है। सैम और मिकी जब आग बुझाने में लगे थे तो ईवा चुपके से निकल जाती है, मगर इन दोनों को वहीं छोड़ देती है। सूट पहनने और मिकी के बताए हुए रास्ते से उस गंदगी को पार करके वो बाहर निकल आती है, और जिन्हें वो छोड़कर आई यानी मिकी और सैम, वो आग में ही मारे जाते हैं। बाहर आते ही ईवा को बस एक बर्बाद दुनिया नजर आती है। वह बस वहीं खड़ी दूर दूर तक देख रही थी, क्योंकि यकीनन यहाँ उसकी मौत हो जाएगी। एक उम्मीद लिए वह बाहर तो निकली, मगर अब उससे भी बुरे हालात का सामना उसे करना पड़ेगा। इसे दुख भरे सीन के साथ फिल्म का अंत होता है।